तो दोस्तों एजीएस ऑफिशियल में आपका स्वागत है। और आज मैं आपके लिए लेके आया हूँ इजिप्टियन सिविलाइजेशन यानी मिस्र की सभ्यता। विश्व की चार प्राचीनतम सभ्यताएं जिसमें है मेसोपोटामिया, मिस्र सभ्यता, सिंधु घाटी या हड़प्पा सभ्यता, चीनी सभ्यता। और इनके नदियों के बारे में जानते हैं। अभी मेसोपोटामिया सभ्यता दजला और फरात नदी के बीच बसा हुआ। मिस्र की सभ्यता नील नदी के किनारे बसा हुआ। सिंधु या हड़प्पा सभ्यता सिंधु नदी के किनारे बसा हुआ। चीनी सभ्यता हंगहो और यांगटी सिकियांग नदी में बसा हुआ, मतलब विकसित हुआ। और ये सभी सभ्यताएं किसी न किसी नदी के किनारे विकसित हुई है। तो अगले पेज पर देखते हैं। वीडियो अगर अच्छा लग रहा है तो सब्सक्राइब कीजिए और दोस्तों में शेयर कीजिए। तो अगले पेज पर देखते हैं मिस्र सभ्यता। मिस्र विश्व का दूसरा प्राचीनतम सभ्यता है जो नील नदी के घाटी में विकसित हुई। अफ्रीका महाद्वीप में स्थित है। यहाँ देख सकते हैं भूमध्य सागर एक तरफ है और लाल सागर एक तरफ है और बीच में नील नदी है। मिस्र दो भागों में बांटा था, उत्तर मिस्र और दक्षिण मिस्र। तो इसकी विशेषताओं को देखते हुए हेरोडोटस ने कहा है कि मिस्र सभ्यता नील नदी का उपहार है। यानी मिस्र सभ्यता जो है नील नदी में विकसित हुई, इसीलिए नील नदी को उपहार है। कृषि, सिंचाई, हर तरफ की व्यवस्था इस नील नदी के कारण ही हुआ है। और मिस्र का विकास भी नील नदी के में ही हुआ है, क्योंकि नील नदी अगर नहीं होता तो वहाँ के लोग कृषि से अवगत नहीं होते। नील नदी भूमध्य सागर देख सकते हैं, लाल सागर, भूमध्य और लाल सागर के बीच बसा हुआ है। नील नदी दुनिया की सबसे लंबी नदी के रूप में जानी जाती है। ये इम्पोर्टेंट है। तो अगला पेज देखते हैं मिस्र की खोज के बारे में। नेपोलियन बोनापार्ट ये एक आक्रमणकारी थे जिन्होंने आक्रमण किया था मिस्र पर। उसमें माना जाता है नेपोलियन बोनापार्ट को रोजिटा नामक स्थान से उन लोग एक शिलालेख मिला था और ये पता चला 1798 ईस्वी में। तो अगले तरफ देख सकते हैं दूसरे पेज पर शुरुआती समाज यानी मिस्र जो है शुरुआती में कैसा था, अगर इसका विकास कैसे हुआ और समाज कैसे बना। जैसे कि देख सकते हैं पहले क्या थे, खानाबदोश थे। मिस्र के लोग खानाबदोश थे, यानी आखेट इनका मुख्य आहार था। यानी आखेट करते थे और जो नदी के किनारे या जल जहाँ पर पाया जाता था वहाँ फल फूल उगते थे, उन लोग उनको खाते थे और शिकार पर निर्भर थे। फिर नदियों के किनारे बसने लगे और धीरे धीरे आवास बनाने लगे। फिर परिवार बना, फिर एक समाज का निर्माण हुआ। और इस समाज का कोई ना कोई तो एक प्रधान होना चाहिए, इसीलिए पुरोहित को एक राजा के रूप में ही कह सकते हैं, एक राजा जैसे ही सम्मान मिला। और इसी को यही न्याय करता था जो भी समाज में मतलब क्या, जो भी मतलब दुविधा होती थी ये न्याय करता था पुरोहित ही। उसके बाद इसका पद राजा को मिल गया और राजा का शासन होने लगा। राजा का शासन होने लगा तो अपने राज्य का विस्तार करने के लिए लोग क्या किए, युद्ध लड़ने लगे, छोटे छोटे राज्यों को अपने अधीन करने लगे। उसके बाद छोटे छोटे जब राज्यों को अधीन किए तो दो बड़े राज्य का निर्माण होता है, जिसे उत्तर मिस्र और दक्षिण मिस्र दो भागों में बांटा था मिस्र। इसीलिए
तो अगले पेज पर देखते हैं, यहाँ कुछ इम्पोर्टेंट चीज़ें जो पहले राजा नहीं थे तो पुरोहित राजा होता था और राजा का काम भी देखता था। उसके बाद राजा हुआ, राजा का शासन हुआ, तो राज्य का विस्तार राजा करने लगे और यह सिलसिला तब तक चला जब तक कि दो बड़े राज्य का निर्माण नहीं हो जाता, उत्तर मिस्र जिसे और दक्षिण मिस्र कह सकते हैं। और इन दोनों राज्यों का एकीकरण किया मेनिस ने। मेनिस या मेनेस, 3 तरह के नाम है, बहुत तरह के नाम है। तो मिस्र का जो काल 10,000 साल पुरानी मानी जाती है और इसका काल 3200 ईसा पूर्व माना जाता है। राजा को फराओ कहा जाता था। राजनीतिक विकास। मिस्र का जो सर्वप्रथम राजा मेनेस को ही माना जाता है या मेनिस को माना जाता है। इनके कई नाम है। राजा कुछ इस प्रकार के दिखते थे और इस प्रकार के कुछ मुकुट ताज होते थे। मिस्र में कई राजाएं हुए जिनके बारे में जानकारी स्पष्ट रूप से नहीं मिलती है। मिस्र के राजा अपने आप को ईश्वर का प्रतिनिधि मानते थे, यानी ये समझते थे कि हम लोग ईश्वर के पुत्र हैं। राजा को बाज होरस और आइसिस के पुत्र के रूप में भी पहचाना जाता था। तो अगले पेज पर देखते हैं, मेनिस के काल को पिरामिड युग के नाम से भी जाना जाता है। और अंतिम में जब 332 ईसा पूर्व में सिकंदर ने मिस्र पर आक्रमण किया तो मिस्र को मतलब तहस नहस कर दिया और बाढ़ आने या फिर कह सकते हैं कि उसकी समस्त मानव जाति खत्म हो गया। मतलब प्रकृति की क्या बोलते हैं असंतुलन से संतुलन बिगड़ा तो बाढ़ आया, कई घटनाएं मौसमिक जिससे मिस्र जाति खत्म हो गया, ऐसा कहा जाता है या फिर माना जाता है। पिरामिड युग लगभग माना जाता है 3400 से 2500 ईसा पूर्व। पिरामिड युग का सबसे महत्वपूर्ण उपलब्धि इसका पिरामिड निर्माण था, जिसमें फराओ ने अपने मृत्यु के बाद पिरामिड में लाश को दफनाने के लिए इन पिरामिडों को बनाया गया था। उदाहरण देख सकते हैं गिजा का पिरामिड जिसे खुर्फ ने बनाया था। खुर्फ फराओ यानी राजा को फराओ कहा जाता है। पिरामिड में चित्रछाल लिपि का पता चलता है, यानी कई चित्र मिलते हैं इसमें। पिरामिड के बारे में, गिजा का पिरामिड की विशेषताओं के बारे में देखते हैं थोड़ा। गिजा का पिरामिड 2560 ईसा पूर्व लगभग यह अनुमान है। इसको ग्रेट पिरामिड ऑफ गिजा के नाम से भी जाना जाता है और ये इसका स्थान है गिजा पठार, काहिरा और मिस्र। निर्माता इसके मिस्र के फराओ यानी राजा जिसे खुफू कहा जाता है या खुरपू कहा जाता है। यह चौथे राजवंश का शासक था। पहले इसकी लंबाई 481 थी, अब 455 रह गई है और इसका एक पत्थर 15 टन लगभग भारी है। और गिजा का जो लंबाई है या व्यास कह सकते हैं 230 मीटर है। अगले पेज पर देखते हैं, मिस्र की आर्थिक स्थितियों के बारे में देखते हैं। मिस्र की आर्थिक स्थिति 3 तरह के देख सकते हैं, कृषि, पशुपालन, उद्योग या फिर व्यापार। तो कृषि के बारे में जानते हैं। कृषि नील नदी सामने होने के कारण कृषि तेजी होने लगी। इसमें क्या क्या उगाया जाता है?
गेहूँ, जौ, सरसों, मटर आदि उगाए जाते हैं। और यहाँ प्राचीन मिस्र को अन्न का भंडार भी कहा जाता है। और इसमें एक साल में कम से कम 3 बार फसल उगाई जाती थी। 3 बार, सोच सकते हैं दोस्तों। इसके बाद पशुपालन। पशुपालन में गाय, भेड़, बकरी, गधा, कुत्ता, ऊँट, सुअर इत्यादि का पालन पोषण करते थे। अगला पेज देखते हैं, उद्योग और व्यापार। उद्योग और व्यापार, कुछ सच मिलते हैं इसमें। मिस्र में धातु, लकड़ी, मिट्टी, कांच और कागज का तथा कपड़े का काम करने वाले कुशल कारीगर थे। यानी काम करने वाले कुशल कारीगर थे। वह कई प्रकार के जलपोत बनाने की कला से कुशल थे। कला में कुशल थे। असीरिया और नूबिया से देवगुरु, हाथीदांत, अबनूस का आयात करते थे। चमड़े और खाल से वस्त्र बनाते थे। पेपिरस एक पौधा है जिससे कागज बनता था और हल्की चीजें बनता था, जैसे नाव, चप्पल, चटाइयाँ, रस्सियाँ आदि। मिस्र वासियों को तांबे के अलावा अन्य धातुएं बाहर से मंगवानी पड़ती थी। मिस्रवासी लकड़ी पर नक्शे और कांच पर चित्रकारी का कार्य से अवगत थे। अरब और इथोपिया से व्यापारिक संबंध था। अगला पेज, धार्मिक स्थिति। इसमें कई देवी देवताओं को माना जाता था, जिसमें रो सूर्य का देवता, ओसरिम नील नदी को भी पूजते थे, सीन यानी चंद्रमा को पूजते थे। इट इज बहुत कुछ है। पुरोहित में मंदिरों में पूजा करने का काम करते थे। बाद में राजा की तरह शासन भी करते थे। प्रकृति की पूजा, झरना, पर्वत, पशु पक्षियों आदि की पूजा की जाती थी। तो अंतिम पेज में इन सब का उत्तर आप कमेंट बॉक्स में दीजिए। वीडियो अच्छा लगा तो सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू वॉचिंग दिस वीडियो।